नमस्कार दोस्तों, पहला पार्ट जो था वो हमने कवर कर लिया था अपने अर्ली वीडियो में, जो कि लाइव प्रोसेस 1 में, जिसमें हमने जो टॉपिक्स बताए थे उनके बारे में डिटेल में थोड़ा थोड़ा बता रखा था। अब जो नेक्स्ट है, आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो पार्ट भी है, जिसमें कुछ मिसिंग पोर्शन थे, हम आज उसको कवर करने वाले हैं। मिसिंग पोर्शन क्या क्या थे मैं आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो बच्चों, पहला जो था हमने ट्रांसपोर्टर के बारे में थोड़ा जो था, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस नहीं करा था। इन द केसेस ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म के उसमें देखे जाए तो बेसिकली आज हम हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि इसमें कैसे चलता है, कैसा सर्कुलेशन होता है बेसिकली। दूसरा जो हमारा रिमेनिंग था वो किडनी से रिलेटेड था। किडनी में बेसिकली एक्सक्रीशन वाला पोर्शन, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम आज इन दो टॉपिक को कवर करेंगे और फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हार्ट से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हार्ट आपको पता है एक बहुत ही बेहतरीन, मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारी बॉडी में ब्रेन के बाद, वो क्या है? हार्ट है। हार्ट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है? पंप करता है, सर्कुलेट करता है। किस चीज़ का? ब्लड का सर्कुलेशन करता है हमारी बॉडी में। कहाँ से लेके आता है ये ब्लड? इसको ब्लड जो देता है वो लंग्स के थ्रू देता है। लंग्स क्या करता है? इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, जिसके थ्रू हार्ट क्या करता है? पूरी बॉडी में उस ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन करवाता है। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि हार्ट जो है वो क्या क्या और काम करता है सर्कुलेशन को छोड़ के। तो देखो, हार्ट वैसे मेजरली तो सर्कुलेशन ही करता है बेसिकली, है ना, क्योंकि सर्कुलेशन अगर नहीं करेगा तो कैसे पूरी बॉडी को क्या मिलेगा? ब्लड मिलेगा। ठीक है बच्चों, हम हार्ट के थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। फंक्शन तो नहीं, लेकिन एनाटॉमिकली इसका जो है वो थोड़ा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन आ रखा है। जैसे जैसे आप थोड़े आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आप इसको और ज़्यादा डीप में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हार्ट में हम क्या क्या देखते हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जनरली जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। ठीक है बच्चों, मैमल्स में। अब 4 चैम्बर कौन से होते हैं, मैं थोड़ा हार्ट के शेप को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि अभी हार्ट है, तो हार्ट में ये वाला चैम्बर कौन सा होगा? लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट। इस तरफ क्या होगा? राइट। तो मैं लिख देता हूँ इसमें, ये हो गया लेफ्ट पोर्शन, ये हो गया राइट पोर्शन। ठीक है बच्चों, ऊपर की तरफ क्या होगा? आर्टेरिया। नीचे की तरफ क्या होगा? वेंट्रिकल, एलवी लिख देता हूँ इसको। इस तरफ क्या होगा? आर्टेरिया, और इस तरफ क्या होगा बच्चों? वेंट्रिकल होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, जो लंग्स होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है किस तरफ से? लेफ्ट तरफ से। तो लेफ्ट में क्या होता है कि पहले ब्लड जो होता है वो यहाँ से आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरफ से? इस तरफ से। और देगा कौन इसको? लंग्स देगा। कौन सा? O2 रिच ब्लड। ठीक है बच्चों, O2 रिच ब्लड। ठीक है, तो इस तरफ आएगा खून। ठीक, उसके बाद यहाँ से क्या होगा कि ये सिकुड़ेगा। अब देखो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारा ब्लड जो है वो कैसे पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे ये रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ट्रांसपोर्ट कर पाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया। अब देखो, आपने ये देखा होगा, बैलून जैसा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ये एक बैलून है। ठीक, इसके बीच में आपने इसको क्या करा? मोड़ दिया, बैलून को मोड़ दिया। अब बैलून को अगर आपने मोड़ दिया तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक, अब जैसे जैसे आप इस तरफ को दबाते चले जाओगे, मतलब इस तरफ को क्या करोगे? छोटा करते चले जाओगे, छोटा करते चले जाओगे, ये वाला गुब्बारा और ज़्यादा क्या हो जाता है?
रहेगा, बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे आप इसको कॉन्ट्रैक्शन करते चले जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होगी इसमें, तो ये क्या होता चला जाएगा, इसके अंदर जो भी ब्लड जा रखा है हमारा वो धीरे धीरे कहाँ पास होने लग जाएगा, नीचे वाले चैम्बर में। ठीक है, नीचे वाले चैम्बर में वो ब्लड जाएगा, उसके बाद क्या होगा, नीचे वाले चैम्बर में ब्लड जाने के बाद ये वाला पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा तो नहीं, ये लगभग ये ब्लड यहाँ से जो भी है ब्लड वो खाली हो जाएगा और नीचे वाला क्या होगा, चैम्बर ये फूल जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, है ना। रिलैक्स जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं ना फैल के बैठ जाओ, तो ये क्या होगा, फैल जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो इसमें रिलैक्सेशन प्रोसेस यहाँ पे देखने को हमें मिलेगी। ठीक है बच्चों, एक और टर्म होती है जो कि मैं जब ब्लड प्रेशर पढ़ाऊंगा उस टाइम पे बताऊंगा आपको उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक छोटा सा टेबल है जिसमें क्या कर रखा है कि बता रखा है उन्होंने स्पेग्मोमैनोमीटर के बारे में। तो स्पेग्मोमैनोमीटर जनरली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम ब्लड नापते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे दो टर्म्स आएंगी हमारी, एक होगा सिस्टोल और होगा डायसिस्टोल। तो उस टाइम पे हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अभी फ़िलहाल इस टॉपिक पे ही रहते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड जो है वो इस एरिया में आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू, क्योंकि सांस लेंगे तो लंग्स के थ्रू ही जाएगा, वो लंग्स के बाद फिर ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या होगा, वो एल्वोलाई में जाएगा, एल्वोलाई के वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होगी जिसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन से क्या होगा, ऑक्सीजन एल्वोलाई के थ्रू हमारे कहाँ पे चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, और हार्ट में लेके कौन जाएगा उसको, ये लेफ्ट आर्टरिया के थ्रू वो हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो एंटर करेगा। उसके बाद वो लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, ये थोड़ा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से नीचे जो होगा ये थोड़ा फूल जाएगा, उसकी वजह से यहाँ से ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड जब बनेगा तो ये क्या होगा कि ये राइट आर्टरिया से एंटर करेगा और फिर ये वेंट्रिकल के होते हुए फिर मूव करेगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे इन दोनों प्रोसेस में आप देख रहे हो कि सेपरेशन है दोनों में, ये नहीं हो रहा है कि जो ब्लड की जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की कहीं पे भी हमें मिक्सिंग देखने को नहीं मिल रही, डबल सर्कुलेशन प्रोसेस चल रहा है, एक बार यहाँ से फिर एक बार यहाँ से। ठीक है, जबकि जो दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फिशिश होती हैं, उनमें क्या होता है, दो चैम्बर का ही उनका हार्ट होता है, तो वहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन देखी जाती है। और तीन चैम्बर्ड में भी क्या होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, क्रोकोडाइल्स वगैरह हो गए, इनमें तीन चैम्बर्ड का हार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि तीन चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं उनकी मिक्सिंग देखी जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमारे में क्या होता है, हमारे में कोई भी मिक्सिंग डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की नहीं होती। ठीक है, आपने दो चीज़ों के बारे में और भी पढ़ा होगा इसमें, जैसे कि आपने एक पढ़ा होगा कि पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है और पल्मोनरी वेन क्या होती है। वो जनरली एक एक्सेप्शन है, उनका नाम दे रखा है पल्मोनरी क्योंकि वो लंग्स से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, वो लंग्स के थ्रू ओरिजिनेशन होता है उनका, क्योंकि पल्मोनरी जनरली हम लंग्स से रिलेटेड चीज़ों को ही बोलते हैं। जैसे कभी भी किसी को बीमारी हो गई लंग्स से रिलेटेड तो हम कहते हैं पल्मोनरी डिसऑर्डर हो रखा है इसको। ठीक है, तो पल्मोनरी जनरली लंग्स को वहाँ पे दिखाता है। तो क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि जो आर्टरी है या जो वेन है, आर्टरी क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करती है, ठीक, और ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसके आगे क्या लगा देते हैं, PA लगा देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, वैसे ही ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी आउट करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो जनरली इसका एक नाम है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी। और वैसे ही इसके अपोजिट जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करती है, हम उसे क्या कह देते हैं, यहाँ पे ऊपर बता देता हूँ, हम उसे क्या कह देते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इनमें डिफरेंस होता है। तो मुझे लगता है अभी आपको ये डिफरेंस जो है ये याद रहेगा। ठीक,
अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कौन सा एरिया जो होता है हार्ट में वो थिक होता है या कौन सा एरिया जो होता है वो थिन होता है। उसके लिए मैं एक और बार आपको स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ उसका, ठीक। अब देखो ये हार्ट है, ठीक। तो हार्ट में जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको थोड़ा और मैं दूसरी कलर से हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। जो जनरली नीचे वाला पोर्शन है जिसे हम कहेंगे वेंट्रिकल वाला पोर्शन, इसमें क्या होता है, इसको पूरी बॉडी में जो है ना, पूरी बॉडी में जो है वो पंप करना है ब्लड को, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज़ को, जैसे देखो आप घर में मोटर लाते हो तो क्या होता है, मोटर में कुछ पावर होती है, मतलब कि कुछ कितने हॉर्स पावर का है, 1 हॉर्स पावर का है, 2 हॉर्स पावर का है। जितना ज़्यादा उसमें मतलब पावर रहेगी, जितना ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा उसके अंदर, वो उतना ज़्यादा अच्छा पानी को कैरी आउट कर पाएगा। 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला पानी चढ़ेगा ज़्यादा जल्दी उसमें, है ना, टाइम कम लगेगा और बहुत अच्छी तरीके से वो कर पाएगा। लेकिन अगर आप वही नकली मोटर ले आते हो और आपका मतलब वो एक मंजिला तक, 1 फ्लोर तक काम कर सकता है, मगर आप 2 फ्लोर आपको पानी चढ़ाना है और आपके पास जो है वो कम हॉर्स पावर का है बेसिकली मोटर, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि भाई वो पानी चढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोज आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको, तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप क्या करते हो, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, उसका पावर बढ़ाते हो, है ना, जिसकी वजह से वो प्रेशर लगा पाए और ढंग से पानी जो है वो चढ़ पाए। तो अगर हमें यहाँ से पूरी बॉडी में इसको ब्लड को लेके जाना है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो इस जगह पे प्रेशर भी इसको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ की जो बॉल होगी, ये जो एरिया की जो बॉल होगी वेंट्रिकल्स की, वो जनरली क्या होगी, ज़्यादा थिक होगी, है ना, ज़्यादा थिक होगी, मोटी होगी। तभी तो अगर देखो कोई चीज़ है बहुत पतली सी है, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, गुब्बारा है पतला सा है उसका स्किन, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा। लेकिन हमें ये फाड़ना तो नहीं है ना, तो हमें ये फाड़ना नहीं है, तो कम से कम इस जगह को क्या होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। अगर ये जगह मजबूत नहीं होगी तो ये कैसे इतना सारा प्रेशर ले पाएगी कि वो खून पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो ये जनरली जो पोर्शन होता है वेंट्रिकल का, यहाँ पे वेंट्रिकल में जो पोर्शन होता है नीचेवर्ड डाउनवर्ड, क्योंकि इसको पूरी बॉडी में जो है ब्लड को सर्कुलेट करना है, तो ये पोर्शन जो है वो ज़्यादा प्रेशर लगाता है, और प्रेशर लगने की वजह से क्या होता है, ये पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो पाता है। और प्रेशर लगेगा किसी चीज़ पे, अगर वो कमज़ोर होगी तो वो टूट जाएगी, रैप्चर हो जाएगी। तो इसीलिए ये पोर्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो अच्छी खासी होती है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लग पाता है और इसीलिए पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेशन हो पाता है, ठीक है। इसी का एक अपोजिट भी होता है, जब हम वेन्स और आर्टरीज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इसका वाइस वर्सा अपोजिट हो जाता है। जो आर्टरीज होती हैं वो वहाँ पे कैपिलरीज के उसमें जब हम देखते हैं तो वो काफ़ी मजबूत होती है। ब्लड वेसल्स के केस की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो पोर्शन है ब्लड का चैम्बर, ये इसकी बात अलग है स्ट्रक्चर के तौर पे। और जब आप ब्लड वेसल की बात करते हैं तो इसी लेसन में आगे चल के ब्लड वेसल्स में बताया तो वहाँ पे इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। वो वेन्स और आर्टरीज में बात करते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आर्टरीज जो होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है, थिक इलास्टिक ज़्यादा होती है, तो वो पूरी बॉडी में क्या कर पड़ती है, एज अ कैपिलरी और एज अ क्या कह सकते हो आप उसे, एक वेसल्स के तौर पे वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और ये एक पोर्शन है हार्ट का, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जनरली मैं एक पोर्शन की बात कर रहा हूँ हार्ट की, और वहाँ पे वो ब्लड वेसल की बात कर रहा होगा, ठीक है बच्चों। अब आपने हार्ट में एक और चीज़ देखी होगी, मैं बता देता हूँ, वैसे है नहीं वो उस कोर्स में अभी, लेकिन आपने, क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग सीरियल वगैरह ज़्यादा ही देखते हैं, वैसे पहले भी देखते थे लोग सीरियल, तो कभी लोग देखना छोड़ते ही नहीं, ठीक। तो सीरियल वगैरह में अगर आपने देखा हो तो जब भी कोई मरने वाला होता है तो पता नहीं वहाँ पे कौन सा एक सिटी हॉस्पिटल आता है ज़्यादातर, और उसमें वो ऐसा कुछ डायग्राम दिखा देते हैं, एक मॉनिटर सा मस्त सा लगा पड़ा होता है, उसमें कोई पीक ऐसे 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 यूं करके ऊपर से आ रही होती है, फिर ऐसे ऐसे चल रही होती है, फिर ऐसे ऐसे चल रही होती है। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही लहर बना दिया, ये ठीक है, ये तो लहर बना दिया मैंने, ऐसे भी नहीं चलती वरना बेचारा ऐसे ही पहुँच जाएगा टाइम से पहले कहीं, ठीक है। तो ऐसी कुछ वेव्स उसमें दिखाई देती है हमको, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, ECG कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है, जनरली हार्ट का ही होता है ECG, ठीक है बच्चों। हार्ट में ही हमको क्या देखने को मिलता है,
ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जनरली एक ग्राफ बन के आता है जो कि जनरली पल्स को दिखाता है हमारे कि कैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हार्ट रिलैक्स कैसे कर रहा है। ये चीज़ ब्लड प्रेशर से भी थोड़ी बहुत कनेक्टेड है। अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर में आपने देखा होगा 2 टर्म होते हैं जिसके बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको ब्रीफ करा था। एक होता है सिस्टोल और एक होता है बच्चों डायसिस्टोल। सिस्टोल को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और डायसिस्टोल को ही हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन कहते हैं। और जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मली कितना देखा जाता है, क्या बोलते हैं हम उसको, जनरली जो मेजरिंग यूनिट होती है उसकी वो होती है mmHg में, मतलब कि मिलीमीटर मरकरी में। और जो उसके पास एक मस्त सा एक मशीन होता है, आपने देखा होगा ऐसा दिखने वाला, इसमें कुछ रेंज होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ऐसे कुछ रेंज होती है उसमें ऐसे बना रखा होता है, यहाँ पे कुछ मोटा सा पड़ा होता है जिसको लोग दबाते हैं जिससे प्रेशर बिल्डअप करते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे लिखा होता है 180 तक लगभग कुछ दे रखा होता है, उसकी मेजरिंग यूनिट होती है mmHg। और यहाँ पे इसमें फिल्टर लगा पड़ा होता है जिससे नेबुला, जिससे प्रेशर हमको रिलीज़ करते हैं। तो इसी मशीन को हम क्या कहते हैं, स्पैग्मोमैनोमीटर, ठीक है। और जो कान में लगा रखा हुआ है वो तो पता ही आपको, स्टेथोस्कोप कहते हैं उसको। तो इसमें देखते हैं हम जो सिस्टोल होता है उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, डायसिस्टोल को ही रिलैक्सेशन करते हैं ब्लड प्रेशर में। लेकिन हम इसमें जिस चीज़ की बात करते हैं, जिस पोर्शन की बात करते हैं हार्ट की, वो कौन सा होता है, वेंट्रिकल होता है। तो वेंट्रिकल के ही हम किसकी बात करते हैं, सिस्टोल की और डायसिस्टोल की। तो ये जो पीक जो दे रखी होती है ना इसमें, ऐसे जो ECG आप फिल्मों वगैरह में देखते हैं, सीरियल वगैरह में, क्योंकि अब ये मुझे नहीं लगता कि कोई हॉस्पिटल जाके बच्चा देखता हो, ज़्यादातर पिक्चर वगैरह में ये सब चीज़ें वो देखता है। तो आजकल ज़्यादा ज्ञानवर्धक पिक्चरें हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल वगैरह। या मुझे लगता है कि थोड़ा ये गलत हुआ, जो होना चाहिए था सही, बच्चों को ये सारी चीज़ें जो होती थी वो टेक्स्ट बुक से सीखनी चाहिए थी, ना कि सिटी हॉस्पिटल से, जो कि वो सीरियलों में सीख लेते हैं। तो ये जो डायग्राम वगैरह दिखाया जाता है, इसी में एक फेज़ जो होता है वो सिस्टोल का होता है, एक फेज़ जो होता है वो डायसिस्टोल का। तो ये हार्ट के ही उसमें सिस्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ये चीज़ें जो हैं वो दिखाती हैं। जनरली इनका कर्व होता है, उसे हम PQRS कर्व कहते हैं। आगे भी होता है ये T तक, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता हो, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर के बारे में आगे चल के चैप्टर में बात करी गई है। तो उसमें ब्लड प्रेशर में वेंट्रिकल में बता रखा है सिस्टोल और डायसिस्टोल। इसमें सिस्टोल का उन्होंने बता रखा है 120 मिलीमीटर मरकरी, और डायसिस्टोल का वो 80 मिलीमीटर HG बता रखा है, ठीक है बच्चों। उसी में फिर वो अगर 120 से अगर वो ज़्यादा हो जाएगी तो उस केस को हम क्या कह देते हैं बच्चों, हाइपरटेंशन कहते हैं। कहते हैं ना इस बंदे का ब्लड प्रेशर जो है बढ़ गया है, इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, ठीक है। और अगर इससे कम हो जाएगी, इससे क्या होगी, अगर कम हो जाएगी तो हम उसे क्या कह देते हैं बच्चों, हाइपोटेंशन कह देते हैं, है ना। मतलब इसका लो ब्लड प्रेशर हो गया है, ये कहते हैं, ठीक है। इससे अगर कम हो जाएगी तो उस केस में क्या होता है, कमज़ोरी होने लग जाती है बॉडी में और चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं। तो इस चीज़ पे बच्चों ध्यान देना। पूछते हैं जनरली कि क्या होता है सिस्टोल और डायसिस्टोल, तो यही सब होता है। तो अब मैंने आपको 2 पोर्शन इसमें कवर करवा दिए हैं। तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में है। तो उसमें हम जनरली किडनी और डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो आपको पता है, एक यही सा 2 डंडों वाला स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक मस्त सा किडनी बना रखा होता है, यहाँ पे दूसरा किडनी बना रखा होता है। वही प्रोसेस इलोंगेशन करके थोड़े नीचे की तरफ आती है। मैं थोड़ा इसको किडनी में ना घुसाते हुए, किडनी सेपरेट करते हुए यहाँ से लेके आता हूँ। और यहाँ पे क्या होता है कि नीचे की तरफ थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो रखा होता है इसका। यहाँ पे ऐसे 2 स्ट्रक्चर बने पड़े होते हैं, बीच में यहीं से एक ऐसे एक पोर्शन आ रखा होता है। बस ये स्ट्रक्चर पूछते तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि पूछते हैं, पूछ भी सकते हैं, पता नहीं, हमारे टाइम पे नहीं पूछा था ये वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पे फिर मैच्योरेशन के लिए, ठीक, तो ऐसे ही ये बना रखा होता है, ठीक है बच्चों। इसको तो पता है आपको, किडनी कहते हैं। इसमें एक क्या होता है कि एक आर्टरी होता है और एक क्या होता है, एक वेन होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे इनका कलर डिस्टिंग्विश करते हैं वो रेड और ब्लू के बिहाफ पे। बीन शेप जो होती है हमारी किडनी होती है, किडनी ऐसे ही दिखती है, वो आपको पता ही है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। मैंने यूरेथ्रा लिख रहा था इसको,
ये क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहाँ पे आप यूरिन जो होता है वो स्टोर करके रखा होता है, ठीक है। और ये पोर्शन जो हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं हम यूरेथ्रा, ठीक है। तो जनरली इसमें यही एक स्ट्रक्चर होता है, इस पर इतना ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे किडनी होगी, यहाँ पे वेन होगा, आर्टरीज होगी, यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरेटर होगा, उसके बाद क्या होगा, यूरेथ्रा होगा। तो इस स्ट्रक्चर को आप देख लेना एक बार, क्योंकि इस पे इस विहाब पे स्ट्रक्चर बनाने को आ सकता है एक दो नंबर में। जनरली इसके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन किस चीज़ की यूनिट होती है, किडनी की यूनिट होती है, ठीक है, तो वो कैसे काम करती है। उसके बाद किडनी का क्या काम होता है, किडनी में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, किस चीज़ का होता है, मिनरल्स का होता है। और ये काम क्या करता है, प्यूरीफाई करता है। किसको प्यूरीफाई करता है बच्चों, ब्लड को प्यूरीफाई करता है। अगर ये प्रोसेस जो होगी वो, अगर प्यूरिफिकेशन जो होगी अगर वो हैम्पर हो जाएगी, मतलब अगर ढंग से नहीं हो पाएगी, तो क्या होता है, वहाँ पे डायलिसिस करवाना पड़ता है ना, जिसमें क्या होता है कि एक मशीन होती है, उसमें डायलिसिंग फ्लूइड डालते हैं हम, जिसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली, वो क्या होता है, सेम होता है, किसकी तरह, ब्लड के तौर पे। ब्लड का जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वैसे इसका जो प्रेशर रखा जाता है बच्चों वो सेम रखा जाता है, ताकि जो हो बैलेंस हो पाए और ये काम हो पाए। जनरली ये कब देखने को मिलता है, जब किडनी क्या हो जाती है बच्चों, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ इसको। जनरली ये तब होता है जब किडनी जो होती है वो क्या होती है बच्चों, फेल हो जाती है। मतलब दो किडनी होती हैं और वो दोनों में से एक भी जब काम करना बंद कर देती है, तो वहाँ पे क्या प्रोसेस आ जाती है, डायलिसिस की प्रोसेस हो जाती है, जिसके थ्रू ये प्रोसेस क्या होता है, फिल्टर हो पाता है। किस चीज़ का फिल्ट्रेशन हो पाता है, किस चीज़ का फिल्ट्रेशन हो पाता है बच्चों, फिल्ट्रेशन हो पाता है किसका, ब्लड का, ठीक है। और उसमें से क्या होता है, जो यूरिया रिलेटेड जो वेस्ट होते हैं या नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं, उनका क्या होता पाता है, एक्सक्रीशन हो पाता है। वरना तो जिस बंदी की किडनी फेल हो जाएगी, यूरिया रिलेटेड जो वेस्ट होंगे उसकी बॉडी में ही रह जाएंगे, जो कि उसकी बॉडी के फंक्शंस को क्या करेंगे बच्चों, डिस्टर्ब कर देंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तभी तो ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं वो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, जो फिशेस होती है अमोनिया वगैरह पानी में सिक्रेट करती हैं, और हम जो होती हैं वो यूरिया करते हैं, ठीक है। यूरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, NH2, कौन है तू, कौन है तू, चलो छोड़ो, ये ऐसे याद कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये तो हो गया किडनीज का रीअब्जॉर्प्शन करता है, मिनरल्स का, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन, अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। तभी तो हम क्या, हमारे में क्या होता है कि 180 लीटर जो है वो फिल्ट्रेट कर पाते हैं हमारी बॉडी। प्यूरिफिकेशन होता है इतने का, जिसमें से हम पास कितना करते हैं बच्चों, एक दिन में हम 1 से 2 लीटर यूरिन को पास करते हैं, बाकी सारा जो होता है वो फिल्ट्रेशन में चला जाता है। तो सोचो इतना ज़बरदस्त काम करता है किडनी, कोई आसान काम नहीं है। 180 लीटर पानी को प्यूरिफाई करना रोज ब्लड में से, फिर यूरिया वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करना, और जो काम की चीज़ें उसको बॉडी में रखना, एक बैलेंस मेंटेन करना, तो एक छोटा काम नहीं है। इसीलिए किडनी का बहुत ज़्यादा रोल है, इसीलिए भगवान ने किडनी 2 दे रखी है, एक नहीं दे रखी, क्योंकि एक की बस की भी नहीं है ये काम करना। फिर डायलिसिस क्या होता है, जब ब्लड प्यूरिफिकेशन मतलब किडनी फेल हो जाती है, अपनी फंक्शनैलिटी को लूज़ कर देती है दोनों किडनियाँ, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, डायलिसिस के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, और उसमें डायलाइजिंग फ्लूइड रखते हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सेम होता है, किसके सेम होता है, ब्लड के सेम होता है, तब वो जाके काम कर पाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम होता है, लेकिन जो हम डायलाइजिंग फ्लूइड लेते हैं उसमें यूरिया वगैरह नहीं होता, बाकी प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है, उसके थ्रू हम ब्लड का प्यूरिफिकेशन करवा पाते हैं, ठीक है। तो यही था इस पूरे चैप्टर में जिसके बारे में बता रखा। बाकी एक चीज़ जो छोटी है वो शायद लिम्फ होगी। तो लिम्फ भी क्या होता है, जनरली एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, और लिम्फ का भी एक सिस्टम होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कि सर्कुलेशन का होता है ना ये सिस्टम हार्ट के अंदर, वैसे ही लिम्फ भी एक वो सर्कुलेशन का ही सिस्टम है। तो लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है जिसके थ्रू बॉडी में सर्कुलेशन होता है। जनरली वो कलरलेस होता है, येलो कलर जैसा थोड़ा सा कह सकते हैं होता है, उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो उसमें भी सर्कुलेशन होती है, प्रोटीन का पार्ट चलता है, प्रोटीन लेस होता है, प्रोटीन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है उस फ्लूइड में, और जनरली वो भी इम्यूनिटी इन्हेंस करने के तौर पे काम आता है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है वो भी हमारी बॉडी में मदद करता है, ताकि हम बाहर के पैथोजेंस वगैरह से उनसे इंटरेक्ट जब भी बॉडी करे तो उससे वो फाइट कर पाए, ठीक है। अब बाकी जो एक आखिरी पढ़ा जो मैंने शायद पिछले क्लास में थोड़ा गलत बता दिया था, वो था फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, है ना।
तो मैं वो कवर कर देता हूँ। तो देखो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, 6 12, फिर यहाँ पे क्या पड़ेगा, चंदा मामा पढ़ेंगे, सॉरी सनलाइट पड़ेगा ना कि चंदा मामा, क्लोरोफिल, और क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, ग्लूकोज बनेगा, जो होता है C6H12O6 प्लस क्या बनेगा बच्चों, वाटर बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। ठीक, ऐसा ही कुछ। तो आप ये देख लेना एक बार इसमें क्या गलती है, पिछले में क्या पढ़ा है, C6H12O6, तो यही सब इसमें बनता है। तो बच्चों ये लेसन लगभग मुझे लगता है कंप्लीट हो गया है। जो भी पोर्शन, अगर इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हैं या आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जो आपको दे रखा है वहाँ पे आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। नमस्कार बच्चों।